तारीख थी 1 अगस्त 2024। देश की सबसे बड़ी अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला आता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से SC/ST वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण करने की इजाजत दे दी। मकसद है इन वर्गों के भीतर के पिछड़े समुदायों के बीच आरक्षण का न्याय संगत बंटवारा। अब राज्य SC के लिए निर्धारित 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण के भीतर विशेष जातियों के लिए आरक्षण की सीमा तय कर सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले का समर्थन इस दलील के साथ हो रहा है कि आरक्षण के फायदे सभी जातियों तक बराबर पहुंचेंगे, और आलोचना में कहा जा रहा है कि सियासी तबका अपना वोट बैंक बनाने के मकसद से इसका इस्तेमाल करेगा। मौजूदा समय में जब आरक्षण देश की राजनीति का हॉट टॉपिक है, तब आरक्षण पर इतना बड़ा फैसला आने से क्या बदलेगा? किन कानूनों की वापसी होगी? आंकड़ों के आधार पर समझेंगे कि क्या ये उपवर्गीकरण जरूरी है, और क्या उस रोहिणी आयोग की सिफारिशों पर सरकार कोई फैसला लेगी जिसे OBC के भीतर उपवर्गीकरण का पता लगाने के मकसद से गठित तो किया गया, लेकिन सिफारिशें फाइलों में दबी हुई हैं। ये सब देखिए इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की इस खास रपट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। SC/ST वर्ग में उपवर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने 3 चीजें एकदम साफ की। पहला, कोर्ट ने राज्यों को यह आगाह किया कि यह महज सनक या सियासी लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय उपवर्गीकरण जाति के पिछड़ेपन को सही ठहराने वाले आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, राज्य SC की सूची से दूसरी जातियों को निकालकर 100% आरक्षण किसी एक उपवर्ग के लिए तय नहीं कर सकते। और तीसरा, उपवर्गीकरण के बारे में फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। वर्चस्व की लड़ाई हर जगह है, और यही कारण है कि कुछ जातियां कोर्ट के फैसले और सरकार के एक्शन को बड़े गौर से देख रही हैं। उदाहरण के लिए बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वे के मुताबिक राज्य की आबादी में 5.3% हिस्सेदारी के साथ पासवान दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह है, लेकिन उन्हें डर है कि उपवर्गीकरण से आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। 2007 में नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने छोटी दलित जातियों के लिए महादलित शब्द गढ़ा था और उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं शुरू की थी। पासवानों को उस सूची से बाहर रखा गया था। इस बार न सिर्फ पासवान बल्कि अन्य बड़ी और प्रभावी जाति समूहों में उपवर्गीकरण को लेकर बेचैनी है। कोर्ट का यह फैसला खासकर उन राज्यों के लिए काफी मायने रखता है जहां SC/ST की अच्छी खासी आबादी है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा सरीखे राज्य पहले भी उपवर्गीकरण की कोशिशें कर चुके हैं। पंजाब ने 2006 में 2 निश्चित समुदायों के लिए SC वर्ग के भीतर आरक्षण निर्धारित करने वाला कानून बनाया था, उसे अब वैधता मिल गई है। आंध्र प्रदेश अपने रद्द किए गए आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000 वापस ला सकेगा, जो मडिगा समुदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ऐसे ही तमिलनाडु में अरुणथतियार समुदाय के लिए अरुणथतियार विशेष आरक्षण अधिनियम 2009 के सामने अब कोई कानूनी चुनौती नहीं है। हरियाणा ने भी 2020 में हरियाणा अनुसूचित जाति शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण अधिनियम लागू किया था। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने वैधता दे दी है। कई शोध और डेटा ये बताते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर SC समुदायों के भीतर काफी असमानताएं हैं और उपवर्गीकरण से कुछ जातियों को बिल्कुल फायदा पहुंचता है। 2008 में आंध्र प्रदेश में उषा मेहरा आयोग ने बताया कि माला जाति IAS और IPS के 76 से 86% पदों पर काबिज है, जबकि मडिगा जाति को महज 13 से 23% पद पर हिस्सेदारी मिली है। राज्य की कुल आबादी में 41% माला जाति के लोग हैं और 49% मडिगा लोग। ऐसे ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव बताते हैं कि तमिलनाडु में अरुणथतियार भी राज्य की SC आबादी में करीब 16% की हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन दलित सरकारी कर्मचारियों के बीच उनकी उपस्थिति महज 0.5% है। समाजविद AS जोधका और अविनाश कुमार की 2007 की एक स्टडी से पता चलता है कि हरियाणा में 1996 से 2003 तक उपवर्गीकरण का ही नतीजा था कि चमार जाति के 60% लोग प्रथम श्रेणी के अधिकारी बन गए, वहीं अन्य दलित जातियों के लोगों ने भी 50% ऐसे पद हासिल किए। लेकिन हर कोई ऐसे अनुभवों से आश्वस्त नहीं है। SC और ST में कुछ समूहों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलता और सरकारी नौकरियों में SC/ST कोटा का एक हिस्सा हर साल खाली रहता है। ऐसे में आलोचकों का सवाल है कि क्या प्रमुख उपजातियां और जनजातियां वाकई अधिक वंचित लोगों को लाभ से बाहर कर देती हैं? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT की 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की नौकरियों में दलितों की हिस्सेदारी 17% है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मोटे तौर पर 35% सफाई कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप A के अधिकारियों के बीच SC का प्रतिनिधित्व 13% है, जो आवंटित कोटा के 15% से भी नीचे है।
आरक्षण के पीछे मूल उद्देश्य यही था कि अतीत में व्यवस्थागत और ऐतिहासिक भेदभाव का सामना करने वाले दलितों, आदिवासियों का उत्थान हो, और ये सिर्फ आर्थिक मानदंडों के आधार पर संभव नहीं है। मुझे डर है कि उपवर्गीकरण का फैसला इन समुदायों के भीतर खाई न बना दे, जिससे सामाजिक न्याय का व्यापक लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है। देश में एससी आबादी के लिहाज से टॉप के राज्यों में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है, जबकि एसटी आबादी के लिहाज से सबसे ऊपर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। जाहिर है कि इन राज्यों को उपवर्गीकरण में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये तो बात हुई एससी और एसटी के भीतर उपवर्गीकरण की, लेकिन एक चिंता ये है कि इससे ओबीसी समुदायों के भीतर भी उपवर्गीकरण की मांग और जोर पकड़ सकती है। सरकार ने 2017 में ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण का पता लगाने के मकसद से रोहिणी आयोग का गठन किया था। आयोग ने यह जांच की कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को कैसे लागू किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आयोग की 21 जुलाई 2023 को पेश की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 6000 ओबीसी जातियों और समुदायों में से केवल 40 ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों और सिविल सेवा भर्ती में प्रवेश के लिए 50% कोटा पर दावा किया। 27% ओबीसी कोटे में 1/4 पर सिर्फ 10 जातियों का वर्चस्व रहा और ओबीसी समुदायों में से करीब 20% ने 2014 और 2018 के बीच कोटा का लाभ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक अधिक समावेशी समाज पर जोर देता है, मगर इस पर अमल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या राज्य सरकारें असल में सबसे वंचित समुदायों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखती हैं। इस मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।